अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन वहाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आगाज़ हो गया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद जंगबंदी के निफाज का ऐलान कर दिया, जबकि नेतन्याहू ने भी जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि कोई फरीक भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि मशरिकी वस्ता में जौहरी हथियारों की वाहिद ताकत ईरान नहीं बल्कि इसराइल है, जिसने जौहरी अदम फैलाव के माहिदे NPT पर दस्तखत करने से इनकार कर रखा है और उसने कभी अपनी एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं दी है। दुनिया में कहीं भी जब भी कोई बड़ा तनाज़ा जन्म लेता है तो उसमें इसराइल ज़रूर शामिल होता है। अमरीका का किरदार इस बहरान में बहुत अहमियत का हामिल रहा है। सदर ट्रंप ने बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत की और ईरान के 3 अहम एटमी मराकज़ पर हमले किए ताकि ईरान के बकौल एटमी सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके, लेकिन शायद अहदाफ हासिल ना हो सके हैं। ये इंकशाफ पेंटागन के मातहत काम करने वाली अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इब्तदाई खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट से ये वाकिफ 4 ज़राए ने अमरीकी खबर रसां इदारे CNN को बताया कि ईरान का जौहरी मवाद और सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक महफूज रहे हैं। ये रिपोर्ट अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से किए गए बैटल डैमेज असेसमेंट पर मबनी है और उसे पेंटागन की इंटेलिजेंस विंग ने तैयार किया है। इब्तदाई जायजे के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद नुकसान पहुँचा है और हमलों से सिर्फ चंद माह की रुकावट मुतवक्के है। रिपोर्ट सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट के उन बयानात की बिल्कुल बरक्स है जिनमें उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान के जौहरी अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। पैट हेग्सेट ने इतवार को यह दावा किया था कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर मिट्टी में दफन हो चुकी है। व्हाइट हाउस की जानिब से रिपोर्ट पर इख्तलाफ सामने आया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गलत है। उसे एक गुमनाम निचली सतह के मुखबिर ने लीक किया है जो सदर ट्रंप को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है। हमलों के बारे में फ़िलहाल अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे मज़ीद मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जौहरी हथियारों के माहिर जेफरी लुइस ने भी सैटेलाइट तस्वीर की रोशनी में कहा है कि अमरीकी हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं और ये तनसीबात मुस्तक़बिल में इस प्रोग्राम की बहाली की बुनियाद बन सकती हैं। माहिरीन अब कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी सामान, मतलूबा यूरेनियम और साइंसी महारत मौजूद है जो चंद सालों में उसे दोबारा इस मकाम पर पहुंचा सकती है जहां वो हमलों से कबल था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी का अमल दोबारा शुरू किया तो वाशिंगटन दोबारा अस्करी कार्रवाई करेगा। दी हैग में जारी नेटो समिट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन उनके अहकामात के बाद इसराइली फ़ज़ाइया ने जंगबंदी के तहत हमले रोक दिए थे और अब सीज़ फायर पर मौसर अंदाज पर अमल दरामद जारी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान में मुतादिद अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है जिनमें फ़र्दों की जौहरी तनसीब के मुकम्मल तबाही शामिल है। अब इस मकाम पर सिर्फ तबाही के आसार बाकी है। सदर ट्रंप ने मज़ीद क्या कहा, ज़रा देखिएगा। We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, it's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up to kingdom come, and so I don't feel very strongly about it. If we got a document, wouldn't be bad. We're going to meet with them, actually. We're going to meet with them. अभी भी ये खदशा है कि जंग रुकी नहीं है बल्कि कुछ देर के लिए थम गई है जो दोबारा पहले से ज़्यादा शिद्दत से शुरू हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नेटो इजलास में मौजूद हैं जहां वो बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। ये जंगबंदी कैसे हुई, अमरीकी सदर ने बता दिया है। इसराइल ने जंगबंदी के लिए अमरीका के आगे हाथ क्यों जोड़े, अमरीकी सदर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि आखिरी 2 दिन में इसराइल को बड़ी मार पड़ी है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया था। अमरीकी सदर ने यह भी इंकशाफ किया कि इसराइल ने हालिया दिनों में ईरान की जानिब से शदीद मिसाइल हमलों के बाद जंगबंदी के लिए अमरीका के आगे हाथ जोड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद अब गजा में सीज़ फायर के हवाले से भी बड़ा दावा कर दिया है। नेटो समिट से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने यह कहा कि गजा के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि जल्द ही गजा के हवाले से बहुत अच्छी खबरें सामने आने वाली हैं जिसका हम सबको इंतज़ार है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान झड़पों का सिलसिला 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था। उस दिन हमास के जंगजू ने इसराइल पर हमला कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन इसराइल में 1500 के करीब इसराइली मारे गए थे।
जबकि 251 को यरगमाल बनाकर हमास अपने साथ गजा ले आई थी। उसके अगले ही रोज से इसराइल ने गजा पर बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो ताहाल जारी है, जिसमें अब तक 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1.25 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अब मामला जाग किस तरफ रहे? क्या ईरान और इसराइल की जो जंग थी वो मुकम्मल तौर पर थम चुकी है? क्या उसके दोबारा पैदा होने के खदशात तो बाकी नहीं हैं? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी है राना जावेद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपकी बड़ी गहरी नज़र है बैनुल-अक़वामी उमूर पर। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई में अब ये समझा जाए कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जो है मुकम्मल तौर पर थम चुकी है और गजा से भी कुछ अच्छी खबरें आने वाली है, जो दावा कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप? देखें, जहाँ तक जंग को, ये कोई ईरान जो है गजा तो नहीं है, ना ये लेबनान है, ना ये शाम है। तो इस इसराइल की सृष्टि में है कि जहाँ कमज़ोर होंगे, मासूम लोग होंगे, वो वहाँ जंग बंदी नहीं करेगा। वो देख रहे हैं गजा में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। तो अब चूंकि ईरान ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुँचाया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है इसराइल का, और बहुत बड़ा क्वालिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें उनकी आईटीज़ की इंस्टॉलेशंस थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, उनकी जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क की इंस्टॉलेशंस थी। और सिर्फ जो उनके जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, उन्होंने जो कंपनसेशंस के क्लेम किए हुए हैं वो 1.3 बिलियन यूएस डॉलर हैं। स्कॉट रिटर, ये फॉर्मर यूएन वेपन इंस्पेक्टर हैं, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक, या उनका कोई सोर्स है, वो दावा कर रहे हैं कि इसराइल के अंदर जो ओवरऑल नुकसान हुआ है वो तकरीबन 500 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग है। ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से ये जंग बंदी हुई है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसराइल अब दोबारा कोई अपना मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी हिम्मत करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल ने, अमेरिका ने जो इनके अहदाफ थे वो हासिल किए हैं या नहीं किए। पहला हदफ ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। दूसरा हदफ ये था कि ना सिर्फ रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए, बल्कि ईरान को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया जाए। अब जो अभी तक जो 3 बड़ी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उन पे जो हमले किए गए हैं, वो अभी क्लियर नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। एक चीज़ क्लियर ये है कि वहाँ पे डैमेजेस हुए, नुकसान हुआ है। अब जो खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने पहले से जो इनरिच्ड मटीरियल है उसको 2-4 दिन पहले ही निकाल लिया था इन मिलिट्री फैसिलिटीज से, न्यूक्लियर फैसिलिटीज से, तो इसलिए वो बच गए हैं। सेंट्रीफ्यूजेस के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी निकाल लिए गए थे। और जहां तक रजीम चेंज ऑपरेशन की बात है, तो उनका शुरू में ये ख्याल था कि 200 जंगी जहाज आए, उनकी टॉप मिलिट्री कमांडर्स को, जनरल्स को, जो चेन ऑफ कमांड है, उनको असैसिनेट कर दिया। वो कामयाब नहीं हो सका, ईरान उससे रिकवर कर गया। ईरान की जो स्ट्रेंथ है वो उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसकी वजह से ये जंग जो है बराबरी की शक्ल पे आ गई है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कि सदर ट्रंप की जानिब से अचानक जंगबंदी का ऐलान होना, और फिर अमेरिका उससे कबल खुद बराह रास्त जंग के अंदर शामिल हो गया था, अमेरिका की जानिब से एटमी तनसीबात पर हमले किए गए, फिर जब इसराइल को मार पड़ना शुरू हुई जिसका आज उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। आप क्या समझते हैं, जंगबंदी होना ये अमेरिका की जानिब से इसराइल को फेस सेविंग दी गई है? असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में अगर आप शुरू से जंग का पैटर्न देखें, जब इजराइल ने इस जंग का आगाज़ किया था और एयर रेड्स किए थे, और उसमें जो ईरान को नुकसान पहुंचा था वो ह्यूमन लॉस भी था और स्ट्रक्चर लॉस भी था, और उनका जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वहाँ भी हमला किया था। और फिर 2 तरीक़ाकार उन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक तो बाय और दूसरा जो ग्राउंड एसेट्स की आ रही है, जो उन्होंने अपने एजेंट्स वगैरह इन्फिल्ट्रेट किए थे और जो पकड़े जा रहे हैं, जिसमें कोई 121 करीब जो इंडियन एजेंट पकड़े गए हैं वहाँ पे, और जो उस मुसाहिद के जो उसको आउटफुट को लीड कर रहा था वो भी एक इंडियन है, जिससे अपना कोड नेम रमज़ान नाम से रखा हुआ था। तो वो जब उन्होंने वो ऑपरेशन किया, उसके बाद ईरान ने क्विकली अपने आप को विद इन 12 आवर्स, विद इन 24 आवर्स रीओरिएंटेट किया, रीऑर्गेनाइज किया, अपनी कमांड स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया, और फिर उसके बाद जो कुछ है वो एक तारीख बन चुकी है और वो आपके सामने है। और उसमें जो उनको इजराइल को लॉस हुआ
एक तो स्ट्रक्चर लॉस है, एक तो उनका मॉनेटरी लॉस है, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ा लॉस है वो है साइकोलॉजी। वहाँ की पॉपुलेशन को साइकोलॉजिकल लॉस हुआ है और वो साइकोपैथ बन के रह गए, इसलिए कि इजराइल ने अपनी पॉपुलेशन को ये इंश्योर कराया हुआ था कि हमने 4-5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल का, शॉर्ट रेंज मिसाइल का, मीडियम रेंज मिसाइल का, तो आपको कोई मिसाइल हिट नहीं कर सकता। अगर जंग हुई भी तो यू विल कंटिन्यू विद योर नॉर्मल वर्क। तो अब जो वहाँ पे तबाही हुई है और वो उसके सबूत अब आहिस्ता कुछ सामने आ गए हैं, हालांकि उन्होंने बड़ी पाबंदी लगाई थी, कुछ सामने आ जाएंगे। कुछ सैटेलाइट इमेजेस है जो दुनिया भेज रही है और वो आ रहे हैं। तो उसके बाद अमेरिका का जो आपने बिहेवियर देखा शुरू से ट्रम्प का, वो एक डामाडोल बिहेवियर था जो एक इतने बड़े लीडर का होना नहीं चाहिए। ना वो दाएं बैठ रहा था ना वो बाएं बैठ रहा था, और एक कुछ वो उसके साथ वो कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया से टेलीविजन चैनल पे आके अपने ट्वीट के जरिए झूठ बोल रहा था। और ये क्वालिटी जो है कितने बड़े लीडर के लिए एक बहुत बड़ा लानत है उसके नाम के ऊपर। मैं कहूँगा कि बेशर्मी है उसके नाम के ऊपर कि वो इतनी बड़ी पावर का लीडर होके और झूठ पे झूठ बोले जाता है। जैसे उसने ईरान को मिसाइल की टेल स्पेन में लगाया और फिर उसके बाद हमला कर दिया, फिर कहा कि जी मैं 2 हफ्ते लूंगा, 48 घंटे में हमला कर दिया। अब उस 48 घंटे के हमले को भी ईरान ने सस्टेन कर दिया, यानी ना कि 3 न्यूक्लियर साइट पे जो हमला किया। तो अभी उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं तो उससे जैसे एक करैक्टरिस्टिक होती है GBU 57A बंकर बस्टर बम जो होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि ये इसके अंदर ज्यादा फायर पावर नहीं होती, ये ज्यादातर रिएक्ट करता है मास डिस्ट्रक्शन पे, यानी इसका वेट इतना होता है कि ये जो जियोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है ना वो ये कॉज करता है, और वो करके उसको वो तोड़ेगा, जमीन को तोड़ेगा, अंदर जाएगा, अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो आपने देखा कि वो उसके ऊपर ये खबरें आ रही थी, ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज जो है वो भी पहले शिफ्ट कर लिए थे, फिर ईरान ने ये भी आ रहा था कि एक और तीसरी उन्होंने न्यूक्लियर साइट जो है वो खोली थी और वहां पे ऑलरेडी उन्होंने वो सेंट्रीफ्यूज जो है वो लगा दिए थे। फिर ईरान कमर्शियली भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, बड़ी उसकी कैपेबिलिटी है, तो उसको बड़ी जल्दी रीओरिएंटेट कर सकता है, रीबिल्ड कर सकता है। और सर पेंटागन की अपनी एक रिपोर्ट है जिसको वो उसके खिलाफ वो कह रहे हैं, उसकी मुखालफत की जा रही है पेंटागन की जानिब से, लेकिन वो रिपोर्ट तो अब सामने आई है जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। सर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, राना जावेद साहब के पास जाऊँगा। राना जावेद साहब ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं कि अहदाफ तो हासिल नहीं हुए, क्या ये खदशा अभी भी बरकरार है कि इसराइल की जानिब से फिर ईरान के ऊपर कोई अटैक किया जाता है? क्योंकि इसराइल की तो तारीख सबको पता है, इसराइल माहिर है खिलाफ वर्जियाँ करने में, चाहे वो इंसानी हुकूक की हों, वायलेशन हो, और फिर सर सिफारतकारी की कितनी जगह हो सकती है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, इसराइल एक काम तो करेगा जो हमेशा से वो करता रहा है, वो जो हाइड गन्स इस्तेमाल करेगा, किराए के कातिल, और जो ईरान के जो साइंसदान हैं और जो वो लोग जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं और जो हमास की कोई लीडरशिप उधर है, उसको वो असैसिनेट करने की कोशिश करता रहे। जहाँ तक ये सवाल है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दोबारा करेगा, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह करेगा। अब इसराइल कोई बहुत बड़ा सिनिस्टर प्लान बनाएगा ईरान के लिए। ईरान बहुत पहले से की निस्बत बहुत ताकतवर इमर्ज होके आया है। दूसरी बात आपने की डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी ईरान जो है इस वक्त शुरू करेगा नेगोशिएशन अमेरिका के साथ, लेकिन ईरान इस वक्त अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करेगा। पहले अमेरिका के साथ एग्रीमेंट ऑलमोस्ट होने वाला था कि 37% पे यूरेनियम एनरिचमेंट पे होने के लिए वो तैयार थे, अमेरिका मान गया था। इसराइल ने इंटरवेंशन किया, फिर अमेरिका ने अपनी ठीक है सर, ठीक है, मैं आपकी तरफ फिर से आता हूँ। गालिबन आपका कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं, अब जिस तरह राना जावेद साहब भी बात कर रहे थे कि इसराइल फिर से कुछ कर सकता है शरारत, जैसे वो कर भी रहा है, और इसराइल का और भारत का हम जो नेक्सस देख रहे हैं इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने की सूरत में हमें नज़र आ रहा है, जो इसराइल कर रहा है वही ब्लूप्रिंट जो है भारत भी यूज़ कर रहा है। सर इसराइल भी नहीं मानेगा, भारत भी नहीं मानेगा, फिर किस तरह से इन दोनों को, जो दहशतगर्द रियासतें जो शिद्दत पसंदी को बढ़ा रही हैं, इनको लगाम कैसे डाली जा सकती है? नहीं आ रही। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे अरब ममालिक हैं, मुझे ये बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दीजिए, सबको नहीं कहूँगा, लेकिन ये फसाद की जड़ है। ये इसराइल के इत्तेहादी हैं और पीछे से मिले हुए हैं। चंद किस्सा आप अंदाज़ा करें कि रेड सी में जब हूतीज़ अटैक कर रहे थे इसराइल की ट्रेड के ऊपर,
तो वहाँ से इसराइल की जो ट्रेड है, मैं नाम नहीं लेता आपकी एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से, एक अरब मुल्क में दाखिल होती है। सबको पता है रेड सी के साथ कौन सा अरब मुल्क है, यमन नहीं है। तो वहाँ से वो जॉर्डन में जाती है, जॉर्डन से वेस्ट बैंक में जाती है, वेस्ट बैंक से मेनलैंड इसराइल में जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा ना कि असल मामला क्या है। तो जब तक ये जो अरब ममालिक हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ग्रेटर इसराइल में मोस्ट ऑफ द जो मिडिल ईस्ट है वो शामिल है, लेकिन वो खौफजदा हैं, डरपोक हैं। और नतीजा क्या होगा कि अगर इसराइल को रोका ना गया, मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद ना हुआ, ईरान ने तो रेजिस्ट कर लिया है, अरब ममालिक रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे। इनकी फौज जो है कमज़ोर है, इनके पास इतने जो वेपन्स लिए हुए हैं अमेरिका से, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अमेरिकन जो उनके डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको ओबलाइज कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये लड़ने वाले अरब मोनार्क्स नहीं है, लेकिन अवाम के अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती है और किसी न किसी दिन ये अनरेस्ट होना है। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं जो बात राना जावेद साहब भी कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये ख़ित्ता मुसलसल जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ख़ास तौर पे जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है, उधर भारत जो है पाकिस्तान के साथ शरारतें करता रहता है। अब इसराइल ने एक नया तरीका शुरू कर लिया है, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करके गो के मार उसको बहुत पड़ी है। सर, आप क्या देख रहे हैं, आइंदा चंद साल कितने अहम हो सकते हैं इस खित्ते के लिए? पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है, उधर ईरान भी मुतासर हो रहा है, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ का रोल है वो रोल हम कम देख रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? असल में एक यूनाइटेड नेशन कायम की गई थी लीग ऑफ नेशंस के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दुनिया में अमन कायम करने के लिए। अब वो यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बजाय कॉरपोरेशन बन गई है, वो बिकाऊ माल हो गया है। और उसने बजाय इसके कि वो दुनिया में अमन कायम करे, उसने दुनिया में अमेरिका को और उसके हवालियों को चिटें देनी शुरू कर दी हैं, रेजोल्यूशन देने शुरू कर दिए हैं कि आप जाओ और जाके खुद मुख्तार ममालिक पे हमला कर लो। उन्होंने कहा जाके इराक पे हमला कर दो, लिबिया को तबाह करो, सीरिया को तबाह करो, अफगानिस्तान पे हमला करो, और नेटो कंट्री जो 43 ममालिक हैं वो आपकी मदद करेंगे, वो शामिल होंगे उसके अंदर। और ये उन्होंने परमिशन दी, बाकायदा रिटर्न परमिशन दी। अब ये तो है दुनिया की उस एजेंसी का रोल या उस सेक्रेटरी जनरल का रोल जो बहुत ही शर्मनाक है, जो बहुत ही भयानक रोल है, जिसको अमन के लिए कायम किया जाता। उसके बाद आप देखते हैं जो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी ताकतों में अमेरिका एक ताकत है। और अमेरिका, आपको पता है शुरू से ही अमेरिका की जितनी भी लीडरशिप है, दे हैव बीन फाइनेंसिंग टेररिज्म इन होल ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया में दहशतगर्दी को फाइनेंस करते हैं, दहशतगर्दों को ट्रेड करते हैं, व्हाइट हाउस में बुला के उनको मिलते हैं, पहले उन्हें मुजाहिद कहते हैं, फिर उन्हें दहशतगर्द का खिताब देते हैं, और फिर उनके पीछे जाते हैं। वियतनाम में उन्होंने खामखा जो इंटरफियर किया वो आपको पता है, और फिर जो अमेरिका को आपको पता है। अफगानिस्तान में जो अमेरिका को मार पड़ी वो भी आपको पता है। लेकिन ना अमेरिका इस मार से सबक सीखता है, और अमेरिका की हर मार के पीछे इजराइल का हाथ होता है। जैसे यूपी में अब जो कहा जा रहा है एजेंट से, और मुसाद का प्लान था, और मुसाद का प्लान जो है वो सीआईए के साथ जाके मिलता है। जिस तरह 9/11 टावर्स को जब गिराया गया था उसमें भी मुसाद और सीआईए शामिल थी। अब इस तमाम ये है ज़ियोनिज़्म का, न्योकॉन्स, हाई ग्रेड क्रिश्चियंस का ये नेक्सस है। उनका ज़ियोनिज़्म जो है वो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। जो भी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर होगा वो बॉर्न टेररिस्ट होगा। इसके साथ अब एक नया इसके अंदर वो नेक्सस शामिल हो गया, नई दहशतगर्दी, नई एक्सट्रीमिज्म, वो है हिंदुत्व जो सेफ्रॉन टेररिज्म पे बिलीव करते हैं। तो इस दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी के 3 बड़े नेटवर्क काम कर रहे हैं। एक है ज़ियोनिस्ट नेटवर्क, एक है न्योकॉन्स का नेटवर्क, और एक है हिंदुत्व। और इन तीनों के इंटरेस्ट आपस में इस तरह मिले हैं कि दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। और ये वो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें आपने सियासत के अंदर मजहब को डाल के और मजहब की दहशतगर्दी को लेके आगे चलना था, वो दहशतगर्दी आपको इस खित्ते में उन ममालिक के खिलाफ नजर आती है जो मुसलमान ममालिक हैं। अब मुसलमान ममालिक जो है उसमें अगर आप मिडल ईस्ट के जिस मुल्क का नाम लेंगे, उन्होंने इन्हीं दहशतगर्दों के साथ, इन्हीं ज़ियोनिस्ट लीडर, नेतन्याहू से बड़ा कोई दहशतगर्द इस वक्त दुनिया में है तो मुझे बता दीजिए। नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई दहशतगर्द है तो मुझे बता दीजिए। अरब ममालिक ने, किसी ने अपने उसमें मंदिर बना लिया है, किसी ने कोशर फूड शुरू कर दिया है, किसी ने उनके साथ मिलकर फीनिक्स बना लिया है,
किसी ने उनके साथ ने कि एफिनिटी अपना पार्टनर नाम की फर्म बना रही है, जिसको ये कहा गया है कि जी गल्फ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, गजा में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आपको पता है फीनिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इजराइल के लिए अडॉप्ट ए सोल्जर का प्रोग्राम शुरू किया था, और उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट फर्म जो काम कर रही है वो यूएई की इन्वेस्टमेंट फर्म जो काम कर रही है। तो ये जो चीजें जो हैं जो इसमें यहूदियों से वो ये समझते हैं कि वो उनके साथ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लेके आगे चल सकते हैं, और उन्होंने मजहब को और बिलीफ को पीछे छोड़ दिया है। तो अब वो सारे ममालिक के आंखें खोल के देख लें, उनके शयूख्स आंखें खोल के देख लें कि जंग जो है उनके दरवाजे से वापस गई है, और अगला जो टारगेट होगा यही ममालिक होंगे जिन्होंने इनको जफा डाला हुआ है, नेतन्याहू को और यहूदियत को और पैलेस्टीन को इग्नोर किया है, और गजा पे जो किलिंग है उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और अपने आप को यहूदियों से ज्यादा, वो कहते हैं ना मोर लॉयल देन किंग वाली जो मिसाल है, वो मोर लॉयल देन किंग जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये खित्ता जो है आपको जंगों का शिकार हो जाता है, क्योंकि हमारे खुद जो लीडर्स हैं वो खुद ही जंग का ईंधन बन रहे हैं। They are inviting their enemies into their territory on the name of economic investment और पता नहीं किस इन्वेस्टमेंट पे। तो जब आप खुद ही एक चीज को अपने घर के अंदर लेके आएंगे और वो आग लगाने वाली माचिस होगी, तो आप किसी को क्या ब्लेम करेंगे? असल में तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है ना कि हमारे मुल्कों के अंदर ये चीजें क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को रिस्पॉन्ड किया, अब इंडिया सोचेगा अगर अगला कोई काम करेगा वो भी हिंदुत्व के नजरियात जो है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान दुनिया पे मुसल्लत करके पाकिस्तान को हर जगह बदनाम करता फिरता है। अदरवाइज अपना पाकिस्तान तो जो इंडिया से जब ट्रेड करता है तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो हमेशा इंडिया की फेवर में होता है, यानी हम इंडिया को ज्यादा पैसे पे कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा चीजें मंगा रहे होते हैं, उसको कम चीजें भेज, लेकिन उसको ये भी रास नहीं आता। तो अब जब ये मैंने कहा ना, जहां मजहब को आप दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेंगे, मजहबी अकायद को, जैसे हिंदुत्व सेफ्रॉन टेररिज्म को इस्तेमाल करता है, न्योकॉन जो है वो क्रूसेड को इस्तेमाल करते हैं, और ज़ियोनिज्म जो है, ज़ियोनिस्ट जो है वो इकोलॉजिकल ज्यूज हैं जो कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल, टू टॉक अगेंस्ट गॉड। वो रॉथस्चाइल्ड जिसको श्योरिटी दी थी यूनाइटेड स्टेट यूके की गवर्नमेंट ने, उसको लेटर लिखा था उसके फॉरेन मिनिस्टर ने, ये जो शाही फैमिली है कि हम यहूदियों को दुनिया सारी से लेके आएंगे, हम उन पे एक जगह पे बात करेंगे और हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और 1948 में बरतानिया की फौज ने जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम किया है वो आपकी नजर के सामने है। तो इनके ख्यालात जो हैं ये तो क्रिस्टल क्लियर हैं। और आज भी गजा में इधर ईरान से जंग हो रही थी, गजा के अंदर कॉन्स्टेंटली इजराइल जो वो फलस्तीनियों को शहीद कर रहा था, एक दिन 52 शहीद किए, एक दिन 92 शहीद किए, और दुनिया सारी की वो जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसने वहां से उठा के ईरान इजराइल वॉर की तरफ शिफ्ट कर दी और वहां से गजा के अंदर दबाई। अभी भी गजा के ऊपर ना ट्रंप ने कुछ कहा है और ना हमारे कोई जो नेबरिंग ममालिक है वो उसके ऊपर कुछ बोल रहे। जॉर्डन को तो आप ब्लेम ना करें, जॉर्डन तो इतना छोटा सा कंट्री है, वो अपना सर ही नहीं उठा सकता, उसको पहले ही अमेरिका ने दबा दिया है कि जी उठना ना, उनकी पोर्ट मिलती है। नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा में बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, वहाँ भी जंगबंदी होने वाली है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हमारी तमाम तर तवज्जो गजा पर होगी, वहाँ पर हम देखेंगे मामलात को किस तरह आगे बढ़ाना है। तो ये तो फिर तजाद बातों में उनकी नजर आ रहा है। मैंने बताया ना कि ही इज द मोस्ट अनबैलेंस्ड प्रेसिडेंट एवर। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो बाइडन था, वो अपनी एज की वजह से पागल हुआ था, उसकी एज फैक्टर ही नहीं था कि वो इतनी मुल्क का इतने बड़े, तो उसको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। नीचे से उसको वो डीप स्टेट उसको चला रही थी, जो उससे कहते थे वो साइन कर देता था। वैसे भी उसने इतना पैसा खाया हुआ है, ये सारे करप्ट लोग हैं ना, इतना पैसा खाया हुआ है उन लोगों ने। वो एपैक जो है वो यहूदी बिजनेसमैन जो हैं और जो यहूदी मीडिया टाइकून्स हैं और जो फेडरल रिजर्व के हैं जिन्होंने इस वक्त अमेरिका को चला रहे हैं और जो अमेरिका की बागडोर खोजते हैं, जो एक आम अमेरिकन के टैक्स पेयर को जो है वो लेके जंगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तो उसके वो जो कह रहा है वो एक दिन कुछ कहता है दूसरे, तो आप उसका किस तरह, जिस तरह रूसी वजीर खारजा का कल बयान था आपकी नजर से गुजरा होगा, इनसे पूछा गया था कि जिस जंगबंदी पे आपका क्या ओपिनियन, उसने कहा इट इज टू अर्ली टू से दैट कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। उसने इसीलिए कहा है कि उसको ट्रंप की बातों पे एतबार नहीं है। और नेतन्याहू तो मैंने आप कहा ना ज़ियोनिस्ट दहशतगर्द है, जालिम है, अपने मुसोलिनी और हिटलर से भी कमीना और जलील तरीन इंसान है।
तो उसके बारे में, उसके अल्फाज के बारे में आप क्या कह सकते सर, हैं? जो तबाही इसराइल में ईरान ने की है, पूरी दुनिया ने देखा कि वजूद के बाद से अब तक इसराइल में इतनी तबाही, सर आपको नहीं लगता वहां रिजीम चेंज होनी चाहिए नेतन्याहू के खिलाफ? होनी चाहिए, इसराइल के लोगों को खड़ा होना चाहिए ना। अब इसराइल के लोग नहीं देख रहे उनके कितने उनके तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी तबाही हुई है। 30 साल से वो रूल कर रहा है, उसके खिलाफ करप्शन चार्जेस है, बड़े सीरियस करप्शन चार्जेस है उसके खिलाफ। लेकिन चूंकि अमेरिका उसको सपोर्ट करता रहा है, आप एक मेरी बात याद रखें, जब भी आप कोई पॉलिसी, अमेरिका और इजराइल के हिसाब से जब भी आप कोई पॉलिसी का नाम लें, तो जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान करते हो, बाराक ओबामा के जमाने में एक टर्म लिखती नहीं पाक, अफगानिस्तान पाकिस्तान, इस तरह इसराइल के बारे में यूएसआईएस क्या कहा करें आप, यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स के नाम के इसराइल का नाम लगाना जरूरी है कि दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, और इसराइल के साथ यूएस का नाम लगाना जरूरी है, क्योंकि यही दोनों मिलकर दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं ना। ये दुनिया दहशतगर्दी का महवर है, ये जो अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और ये जितने इनके कांग्रेसमैन है और जिनकी पुरानी लीडर, बुश ने क्या तबाही की थी इस दुनिया में। 9/11 जो हुआ था वो मुसैदे और CIA ने करवाया था, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बुश को पता था, उसको बताया गया था, उसने ड्रामा रचाया कि जो फिर उसामा बिन लादेन को इन्होंने रिक्रूट किया, कासिम सुलेमानी को इन्होंने टारगेट किया कि उसामा बिन लादेन किस जमाने में ईरान में अमेरिका की मर्जी से जाके रह रहा था। तो ये जो चीजें दुनिया के फैक्ट्स है जिसको डीप स्टेट कंट्रोल करती है, उसमें पता है बाइडन जैसा मकबूतुल आवाज शख्स जो है वो भी आके अमेरिका का प्रेसिडेंट रह के चला जाता है। तो इसलिए इस खित्ते में जो चीजें आ रही है उसमें जब वो लोग जिनके ऊपर ये चीजें इम्पोज की जा रही है, वो ममालिक जिनके ऊपर ये चीजें फोर्स की जा रही है, जब तक वो नहीं रियलाइज करेंगे, वो विजन नहीं रखेंगे, वो खड़े नहीं होंगे, उस वक्त तक आपने इस खत्ते में यही चीज होती रहेगी और कोई तब्दीली नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, आप ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और राना जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मुल्की सियासत पर बात करेंगे। मुल्की सियासत में इस वक्त माइनस का बड़ा शोर है, कौन माइनस हो रहा है और कौन माइनस कर रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में बात करेंगे मुल्की सियासत पर। इस वक्त मुल्की सियासत में माइनस का शौर है। बानी PTI की माइनस होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं और सियासी हलकों में सबसे ज़्यादा गर्दिश करने वाला सवाल यही है कि बानी PTI को माइनस कौन और क्यों कर रहा है। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली कहते हैं कि अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर हैं, हम उन्हें ना नहीं कह सकते, जिस पर अलीमा खान ने कहा कि अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ज़रा देखिएगा। इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। आपने कहा माइनस इमरान हो चुका है, सो आप माइनस इमरान नहीं है, अगर उसको पूछे बगैर बजट पास कर दिया। तो जब इमरान खान 5 हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत के बाद बजट पास होगा, KP के MP कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। अब आधी रात को खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2025-26 की बजट की मंजूरी ने सूबे की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद टूट फूट वाज़ेह कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने बजट की मंजूरी पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि सूबाई बजट की गुज़िश्ता रोज़ मंजूरी ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया है। साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पार्टी को अपने हाउस को ऑर्डर में रखने की ज़रूरत है। बजट मंजूरी को गलत तरीके से डील करने से बानी PTI और पार्टी दोनों को नुकसान पहुँचा है। माइनस बानी PTI की गर्दान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए बगैर नाम लिए उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जो उन पर बानी और उनके एजेंडे को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई बजट मंजूर न होने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की साजिश हो रही थी। अब यह मामला है क्या, कौन बानी PTI को माइनस करना चाह रहा है और जो बात अलीमा खान साहिबा ने की है उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा
साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और वकास मान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वकास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बाजवा साहब, ये बताएगा कि बड़ी हम शोर सुन रहे हैं कि माइनस बानी PTI हो गया है, अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को माइनस कर दिया है। सर, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सिमत नज़र आ रही है? क्यों अलीमा खान साहबा की जानिब से ये बात की गई? कुछ खबरें हैं कि वाकई बानी PTI माइनस हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। देखिए, ये आज का बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन है जो आपने पुट किया है, और मैं ये समझता हूं कि बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मैं PMLN से ताल्लुक रखता हूं, बट बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल लोगों को अगर उनकी सोच और अगर उनके रवैये पॉलिटिकल रहें तो कोई ताकत किसी भी पॉलिटिकल लीडर को माइनस नहीं कर सकती। आपने देखा जुल्फकार अली भुट्टो को माइनस करने की कोशिश की, लेकिन आज भी नारा लगता है कि भुट्टो जिंदा है जी। मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि ये अब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये चले गए हैं। और उसके बाद जब आए गवर्नमेंट की 2013 से 18 तक, और गवर्नमेंट को उसके बाद आपके सामने यह सारा कुछ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, 2014 का धरना हुआ, और उसके बाद पनामा का नाम लेकर बेटे से तनख्वाह लेने की बिना पर निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि अब उनका खत्म हो चुका दौर, लेकिन आज फिर भी वो जिंदा है और उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है और वो पार्टी के लीडर हैं, बेटी CM पंजाब है। जो लोग माइनस होते हैं रवैये, जो लोग माइनस होते हैं सियासत से, वो अपने रवैयों, अपने एटीट्यूड और अपने किरदार की वजह से माइनस होते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये एक मुकाफात अमल है। इमरान नियाजी साहब ने, बानी PTI ने एक दफा नारा लगाया था, गो नवाज गो, और फिर लोगों ने कहा कि गो इमरान गो। मैं ये समझता हूं कि बानी PTI अपने रवैयों की वजह से माइनस हो रहे हैं, बल्कि माइनस हो चुके हैं, और उनके घर से ये आवाजें आ रही हैं कि वो माइनस हो चुके हैं। उसकी एक मेन रीजन मैं आपको बता दूं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, यकीनन वो रिस्पॉन्ड करेंगे मान साहब जी जी। कि गुजारिश ये है कि बानी PTI ने जेल के अंदर बैठे हुए भी एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी की कि अपनी पार्टी में किसी को नंबर 2 पे नहीं आने दिया, और किसी को लीडरशिप को उन्होंने बेहतर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की कि आज A को B से लड़ा दिया, कल B को C से लड़ा दिया, आने वाले दिनों में C को D से लड़ा दिया, D को A से लड़ा दिया। ऐसी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की कि आज उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरीती पार्टी जो KPK में थी या है, वो भी इतनी परेशान हाल है। उनके MNAs और उनके MPs वो समझते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और एक शख्स जो मैं तो समझता हूं कि जाली तौर पे सुल्तान रेहाना बैठा है, एक इलेक्टेड CM को ऐसी बातें जेब नहीं देती कि वो इस तरीके की गुफ्तगू करे जो कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो एक सूबे का, और वो वफाक के ऊपर इस तरह की बातें करें। और देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कतई तौर पे जरूरत नहीं है कि वो किसी की गवर्नमेंट गिरा के वहां इमरजेंसी नाफिज करें, कतई तौर पे वहां पे हमारी अक्सरियत नहीं है। हम नहीं समझते कि हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2013 में मामूली सी 45 और 55 के लगभग रेशो थी बानी PTI की पार्टी की, और मियां नवाज शरीफ साहब से वहां की पीपल्स पार्टी और ANP और PMLN के लोगों ने दरखास्त की कि हम अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन मियां, ये रिकॉर्ड की बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, हम इनको मौका देते हैं, ये अपनी गवर्नमेंट बनाएं।
और उन्होंने उसको किसी भी तरीके से डीरेल नहीं करने दिया गया। इससे पहले मैं आपको अर्ज करूं, 2008 से लेकर 2013 तक गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उस वक्त भी बड़ी मामूली सी अक्सरियत थी और हम लोगों ने बतौर एजिटेट करते हुए स्याह पट्टियां बांधकर मुशर्रफ की सदारत में हमारे लोगों ने ओथ लिए, एमएनए ने, और कैबिनेट का हिस्सा बने। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमने इख्तिलाफात की बुनियाद पे रिजाइन कर दिया और बड़ा प्रेशर राइज किया गया मियां नवाज शरीफ साहब को कि अगर आप असेंबली से इस्तीफे दे दें या इस तरीके की तहरीक चलाएं तो यूसुफ गिलानी साहब की जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, जिस तरह आप बता रहे हैं ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वकास खान साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं ना, जो बातें आप कर रहे हैं क्या उसके अंदर कुछ हकीकत है भी कि नहीं? क्योंकि उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि साजिश हो रही थी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ और गवर्नर राज लगाने की। वकास खान साहब, सर पहले ये बताइएगा कि आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बात कर रहे थे कि माइनस बानी PTI हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह से हो रहा है, आप उसकी वजाहत भी कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये जो बात कर रहे हैं आसिफ बाजवा साहब कि कोई साजिश नहीं हो रही, हमारी कोई कोशिश नहीं है वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाने की। सर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दोनों बातों। देखिए, -1 माइनस इमरान खान है, -1 का मतलब माइनस इमरान खान हो नहीं सकता। PTI है इमरान खान के साथ। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में अगर लेके जाऊं, अली अमीन गंडापुर जो है वो पहले कैंडिडेट नहीं है हमारे, पहले CM नहीं है PTI के, इससे पहले परवेज खटक है। उसके बाद महमूद खान थे, वो आज किधर गए जब उन्होंने PTI छोड़ी जी। तो PTI वही है, PTI इमरान खान के साथ है। इसके अलावा आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अगर लेके जाऊं, चौधरी से जब उन्होंने पार्टी से अलहदगी की तो मुस्लिम लीग नून वही है, लेकिन कहीं नजर नहीं आते। मुस्तफा खान, गुलाम मुस्तफा जतोई, इन जैसे बड़े बड़े लोगों ने जब से उनके लोग जो हैं वो उनका नाम नजर नहीं आता, लेकिन पीपल्स पार्टी वही है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से पार्टीज वही रहती हैं। पाकिस्तान की जो इस खत्ते में हम लोग जो हैं, अगर पीपल्स आप इसको ठीक समझे, बट पब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो उन लीडरों को मानती है और उनके साथ है, तो माइनस इमरान खान का सवाल नहीं बनता। अगर कोई सोच भी रहा है तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन सर कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं ना पार्टी में जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि पार्टी में कुछ इख्तलाफात हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और मजीद बढ़ते भी जा रहे हैं। देखिए, इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं और एक्चुअली इख्तलाफात वो बड़े प्रोडक्टिव भी होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने में मिलता है, जमहूरियत का हुस्न भी होता है। बट आई ऑल्सो से कि अपनी जो है वो लॉन्ड्री को बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे बहुत कई लोग वो क्रीज से बाहर आके भी खेला करना चाहिए था। insanity will prevail. लेकिन अगेन मोटी बात जो है, जो कोर बात है, आपस में कलामी भी होती है, पार्टी में बहुत कुछ होता है। हर पार्टी के अंदर लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, कोई किसी लेवल पे कोई ग्रुपिंग भी बन जाती है। इट्स क्वाइट नेचुरल। और सिर्फ यहाँ नहीं होता, ये दुनिया की ये वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी में भी ये होता है, ये अमेरिका में भी होता है। लॉबिंग करते हैं। लेकिन सर मकासद कैसे हासिल करेंगे अगर पार्टी इतनी ज़्यादा तकसीम नज़र आएगी हर फोरम पे? जो आपका मकसद है, आप इलेक्शन की बात करते हैं, बानी PTI की रिहाई की बात करते हैं, सियासी असीरान की रिहाई की बात करते हैं, फिर मकासद तो फिर नहीं हासिल हो सकेंगे। नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर पार्टी में, मतलब बरतानिया की जमहूरियत हमसे बहुत बेहतर है ना, वहां पे भी ये होता है, वहां पे भी लॉबिंग होती है पार्टी के अंदर, वहां पे भी ग्रुप्स बनते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे का राय दूसरे से मुख्तलिफ हो। अब आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ। आज से 8 साल पहले बरतानिया में ब्रेक्सिट हुआ और उस वक्त के बरतानिया के जो वजीर आजम थे डेविड कैमरन, उनकी ये राय थी
कि हमें यूरोपीय यूनियन का साथ रहना चाहिए, लेकिन उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हीं की पार्टी के जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, बोरिस जॉनसन, वो कैंपेन ये कर रहे थे कि हमें यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। एक ही पार्टी के दोनों लोग कैंपेन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर और कैंपेन कर रहे थे, वो और कर रहे थे। तो हम उन्हीं डेमोक्रेसीज को फॉलो करते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जमहूरियत है, इसमें ऐसे होता है। असल में हमने यहाँ पे कुछ ऐसा बना लिया है कि आप इख्तिलाफ राय नहीं कर सकते, और एक पार्टी के अंदर जो है वो लोग जो है वो एक से ज्यादा राय नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि जमहूरियत में ऐसा होता है। सर ये बताइएगा कि कुछ बातें ये भी की जा रही थी कि बड़ी ईद के बाद बानी पीटीआई की रिहाई होने जा रही है, फिर मुज़ाकरात की बात हो रही थी, बानी पीटीआई ने किसी भी डील से मना कर दिया था। सर क्या खबरें इस हवाले से? बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे, इट्स वेरी क्लियर। बानी पीटीआई क्या कह रहे हैं? बानी पीटीआई ये कह रहे हैं सर ऑफर हुई है डील की? सॉरी सर सवाल तो ये है कि डील की ऑफर भी तो होनी चाहिए ना। मैं बताता हूँ सर, ऑफर हुई है या नहीं हुई, या मुस्तकबिल में भी अगर कभी होगी, वो डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का मौकफ बहुत क्लियर और सिंपल है। वो कहते हैं कि मैं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आऊंगा, और हमारा ये यकीन है कि उनके ऊपर सारे केसेस जो है वो झूठे हैं, सिर्फ उनके ऊपर, पीटीआई की सेकंड टियर क़यादत के ऊपर और हमारे कारकुनों के ऊपर। तो हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त आज अदालतें आजाद नहीं है, बिल्कुल ठीक, मगर हम सिस्टम के अंदर हैं और हम आइन और कानून की जंग और अमन तरीके से अदालतों में, असेंबली में। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आसिफ बाजवा साहब आपके पास। सर प्लीज पूछिए आसिफ बाजवा साहब क्या कह रहे हैं आप? देखिए सर, मेरे बड़े काबिल एहतराम है वकास मान साहब, ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे। डील कैसे होती है सर? डील होती है गुफ्तो शनीद से, मीटिंग से। तो इनको ये गलत फहमी है कि बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे। भाई उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, उनके ट्विटर पे उनके मैसेज देख लें, वो जो लेटर लिखते थे एस्टेब्लिशमेंट को वो देख लें। व्हाट ही वांट्स सर, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझसे बात करो। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, कहते हैं किसी भी लेवल पे सिर्फ एक आम छोटे फौजी सिपाही को भेज दो मेरे साथ, लेकिन मैं बात आपसे करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कि कैटेगोरिकली 3 दफा डीजीआई एसपीआर मीडिया के सामने आए, उन्होंने वहां पे स्पीच दिए के घंटे की, फिर सवालात का सेशन हुआ, वहां पे जवाब दिए। उन्होंने 3 दफा एक ही बात की कि हम किसी के साथ बात नहीं करना चाहते। अगर आपने किसी के साथ बात करनी है तो आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात करें, आप सियासी लोगों के साथ बात करें, आप हमारे साथ बातचीत ना करें, हम नहीं करेंगे। और सर वो कहते हैं कि सियासी लोगों से बात नहीं करनी, आपको वो फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी हुकूमत को तो वो मानते ही नहीं है, वो बात किससे करेंगे फिर? देखिए ये ना माने, पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, IMF किन से बातें करती है, डोनाल्ड ट्रंप जनरल असेंबली से बात करते हैं, और पूरी मतलब सर ये बताइएगा कि अब हम मतलब ये समझें कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट कोई स्पेस नहीं देने जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या कोई डील की ऑफर नहीं करने जा रही? सर शॉर्टली बताइएगा। नहीं सर, मैं शॉर्ट सी बात करता हूं। देखें, जब 2018 में बानी पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो बीइंग अपोजिशन लीडर सबसे पहली स्पीच ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियां शहबाज साहब ने की। उन्होंने कहा कि आए प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपके साथ मिसाके मईशत करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान की इस डगमगाती कश्ती को बाहर निकालना चाहते हैं। और उसके बाद जब उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। और उसके बाद जब 2024 में
दोबारा वो बिल्कुल ठीक है elect सर, हुए। लेकिन election बातचीत के का बाद एक मरहला भी शुरू हुआ था, हमने देखा कि 3 दौर हुए लेकिन उसके अंदर कुछ निकल के नहीं आया। डेडलॉक इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो मामला आगे बढ़ नहीं पाते हैं। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और वकास मान साहब ने भी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।